हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है टेकलाइट के ऑनलाइन बैचेस जो प्रीलिम्स के हैं उसमें। आज से हम ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलेंगे सभी के सभी। देखिए, जिस तरीके से हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते आते हैं, समझते चलते हैं, एक फैक्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ज्योग्राफी के साथ कि यह एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारी शुरू की जो क्लासेस रहेंगी 2-3, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, जो जो इस ऑनलाइन बैचेस में हमारे साथ शामिल हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि शुरू की ये 2-3 क्लासेस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। मेरा मकसद ये रहेगा आपके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को रटना छोड़ें और चीज़ों को समझना स्टार्ट कीजिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी पे। और एटलीस्ट जब मैं लास्ट में आपको कहूँगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर चीज़ों को आपको याद करना है, दिमाग में रखना है, जहन में रखना है, तभी आप उन चीज़ों को याद करेंगे। बाकी मेरे साथ इन ये जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं इसमें बाकायदे जुड़े रहिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत के भूगोल को। भारत का भूगोल, देखिए, जब आप भूगोल की बातें करते हैं ना, तो एक चीज़ समझ के चलिए, भूगोल इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भूगोल अपने आप में साथ में अर्थव्यवस्था, या इसे कहें तो इकोनॉमिक्स, साथ में इन्वायरमेंट या पर्यावरण, ठीक है, और साथ में तकनीक, टेक्नोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके एक बड़ा सब्जेक्ट बनता है। चाहे आप इसमें छत्तीसगढ़ भी ऐड करिए अर्थव्यवस्था के मामले में, पर्यावरण के मामले में, चाहे आप इसमें चाहें तो ऐड कर सकते हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो आप एक चीज़ समझिए, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट आप समझिए, इनमें परिवर्तन बहुत कम मात्रा में होता है और ये अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इनके क्वेश्चंस भी अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन जब आप आते हैं भारत के भूगोल में, तो ये पूरा का पूरा एक सेक्शन बनता है और इस सब की बेस है, जो इसकी मदर है, ये है भूगोल। और इस भूगोल के बाद जब आप पहले भूगोल को पढ़ेंगे तो इस भूगोल से हम सबसे पहले छोटी छोटी अवस्थितियों को समझेंगे। देखिए, मेरा जो आपको समझाने का मकसद है कि किस तरीके से आज की वर्तमान पृथ्वी बनी है, उस वर्तमान पृथ्वी पे जब बनी है तो उसमें किस तरह की चट्टानें किन किन क्षेत्रों में, किन किन प्रायद्वीपों में, किन किन महाद्वीपों पे हमको देखने को मिली हैं। उन चट्टानों की वजह से, उन चट्टानों का सबसे पहले निर्माण कैसे हुआ, उन चट्टानों का ये पढ़ा जाएगा। चट्टानों के निर्माण के बाद साथ में उन चट्टानों से ही उन लगातार अपरदन और निस्क्षालन की प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण हुआ। और इस मृदा के निर्माण के साथ साथ, इन चट्टानी संरचनाओं के साथ साथ 2-3 तरीक़ों की संरचनाएं और बनी। जहाँ पे पर्वत नहीं थे वहाँ मैदान, साथ में मैदान, पर्वत, घाटियाँ, इन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। और मृदा के साथ एक चीज़ और है कि देखिए, जहाँ जैसी मृदा होगी उस हिसाब से वहाँ पे फसल उत्पादन होगा उस तरीके का, और जिस तरीके का फसल उत्पादन होगा, मृदा निर्माण, जिस तरह का फसल उत्पादन होगा उस तरीके की वहाँ अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था क्यों ऐसी होगी? क्योंकि उसी जगह पे वैसे उद्योगों की स्थापना होगी। ठीक है, सपोज़ आप समझिए, जहाँ पे गन्ने का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है वहाँ गन्ने की शुगर की मिल्स लगेंगी, जहाँ कपास का उत्पादन हो रहा है वहाँ कपड़े की मिलें लगेंगी, और ऐसी जगहों पर अर्थव्यवस्था का विकास होगा। और इन्हीं उद्योगों की स्थापना की वजह से जो संचार है, संचार, इसके अंतर्गत आप रेलवे समझिए, साथ में सड़क परिवहन, इनका विकास होता चला जाएगा उद्योगों की स्थापना के साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें एक के ऊपर एक डिपेंड होकर चलती हैं। ठीक है, और जिस तरीके से चट्टानी संरचना होती है, जो हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्हीं चट्टानों पे अलग अलग जगहों पर कहीं पे धात्विक तो कहीं अधात्विक तत्व हमें मिलते चले जाएंगे। तो सारे के सारे चीज़ें एक के बाद एक दूसरे पर डिपेंड होती चली जाएंगी। जब हम अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे तो अक्षांश और देशांतर ये तय करते हैं कि किन जगहों पर कैसी जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी तो उन जगहों पे उसी तरीके की मृदा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश की मात्रा होगी उस हिसाब से हम ये देखेंगे कि वहाँ पे मृदा अम्लीय होती चली जाएगी या तो क्षारीय होती चली जाएगी। और इससे फ़र्क ये पड़ेगा,
अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ने से मृदा के ऊपर कि फसल का उत्पादन, वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ का समुदाय, उन पे किस तरीके का उनका प्रभाव पड़ता है, ये भी हम देखते चले जाएंगे। भारत के परिपेक्ष में भी देखेंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु किस तरीके से वितरित होती चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम भूगोल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, जहाँ आपको याद करना, मेरा सबसे मेन मकसद आपका ये है कि चीज़ें आपको याद ना रखनी पड़े, चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट से चलती चलें। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप जब छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस उठा के देखते हैं, सबसे पहले एक जो नया बच्चा होता है उसके दिल में सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की होती है कि एक्चुअली में सिलेबस है क्या। आप सिलेबस में खोल के देखेंगे प्रीलिम्स में तो सीधा लिखा हुआ है कि भारत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भूगोल, और इसी में सारी की सारी चीज़ें आके समाप्त हो गई हैं। इसीलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेंगे हम इसके बारे में कि किस तरीके से हमको इसे लेकर चलना है और इसके अंदर कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ताकि आप जब इन चीज़ों को एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करें, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ें इन चीज़ों को, तब आप ये चीज़ें क्लियर रखें कि क्या मेरे सिलेबस में है और क्या मेरे सिलेबस में नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं, जितना हमने रिसर्च किया, जितना हमने समझा, तो प्रीलिम्स के पेपर में चाहे आप इतिहास और पॉलिटी, आयोग ने इन दोनों सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं इनमें थोड़ी सी गहराई लाई है। क्वेश्चन अब डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं आते हैं, कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं डायरेक्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। मेरा भी मकसद भूगोल को लेकर यही है कि आपको सीधी चीज़ें ना हो कि भाई गंगा नदी की लंबाई इतनी है, सबसे ऊंचा जलप्रपात ऐसा, इस तरीके से हमें भूगोल पढ़कर नहीं चलना है, क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स देना आपका मकसद नहीं है। आपके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए मेंस में। इसीलिए हर चीज़ों को एक चीज़ें समझ के चलिएगा। तो भूगोल के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर आयोग ऐसा करता है कि धीरे धीरे अलग अलग सब्जेक्ट्स को साल दर साल उनमें प्रयोग करना चालू करता है। तो बड़ी संभावना है कि भूगोल में लगभग मैं देख रहा हूँ कई सालों से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठने स्टार्ट हों। और आपके लिए आवश्यक है कि आप कोई भी छोटी सी पतली सी बुक पकड़कर अगर सिर्फ फैक्ट्स रटते चले जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाएंगे जो आप क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पे। और एक चीज़ कह दूं, जितना भी हम पढ़ेंगे बीच बीच में वक्त के अनुसार और आपके सिलेबस जितना होता जाएगा उस अनुसार हम आपके वीडियो के साथ PDF फाइल भी टेस्ट की, MCQ की लगातार डालते चले जाएंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और, जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी जहां मुझे लगेगा कि मुझे आपको फैक्ट्स या फिर नोट्स अवेलेबल कराने हैं, तो साथ में वीडियो के आपके PDF भी अटैच रहेगा उन चीज़ों का। और मेरी कोशिश रहेगी कि सारे कॉन्सेप्ट आपको जो क्लासेस में नहीं समझ आए हैं वो रीड करके वहाँ चीज़ों को समझ में आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट वहाँ पर चीज़ें मिलें। ठीक है, तो चलिए सिलेबस पे चलते हैं। सबसे पहले भारत के भूगोल में, तो जैसा हमने बताया कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है भारत का भूगोल का जो सिलेबस है इंडियन ज्योग्राफी की। सबसे पहला जो क्षेत्र बांटा गया है वो है भौगोलिक भूगोल। दूसरा क्षेत्र है सामाजिक भूगोल, और तीसरा क्षेत्र है आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग होती चली जाएंगी, आप चीज़ को समझिए। भौगोलिक भूगोल में हम पढ़ना क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत जितनी तरीके की चट्टानें पाई जाती हैं, उन चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं, आर्थिक रूप से वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, और उन चट्टानों के विखंडन से किस तरीके की मृदा का निर्माण हुआ है, ये सारी चीज़ें भूगर्भिक संरचना में हम पढ़ेंगे। साथ में भौगोलिक भूगोल के साथ भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन ये भी हम पढ़ेंगे, और इसके साथ ये एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है,
भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है, उन सारे भागों को पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ते हुए हमें पूरा करते चलना है। इसके अंतर्गत सबसे पहली अगर आप चीज़ लेंगे तो है हिमालयी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, जितना भी हिमालय का निर्माण हुआ है, आप पीर पंजाल श्रेणी, पाकिस्तान हिंद कुश पर्वत से लगाकर असम, अरुणाचल प्रदेश, नामचा बरवा तक सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी है, भौगोलिक वर्गीकरण भी है, नदियों के आधार पर भी वर्गीकरण है। वो सारी चीज़ें इन जगहों पर हमें पढ़ने को मिलेंगी। दूसरा है, हिमालयी के बाद जो दूसरे पर्वतीय क्षेत्र आते हैं वो उनको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र का अर्थात ये है वो सारा एरिया जो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होता है, वो सारा का सारा हम लेके चलते हैं प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र के साथ या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के साथ। जो हिमालय का हिस्सा है, ये एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा किस तरीके से पेंजिया टूटा, किस तरीके से पेंजिया से टूटने से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग अलग हुए और किस तरीके से वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन जो शेष भारत बसता है, जो मैदानी और पठारी शेष भारत है, उसे प्रायद्वीपीय पर्वतीय प्रदेश कहते हैं या प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इन जगहों पर आपके पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियाँ आएंगी, पूर्वी घाट की पर्वतीय श्रेणियाँ आएंगी, साथ पे आपको यहाँ पे दक्षिण की पर्वत चोटियाँ भी और नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनकी पर्वत चोटियाँ पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र के साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे द्वीप समूहों के बारे में। द्वीप समूहों के बारे में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और खंबात की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अलग अलग जगहों पर बहुत से द्वीप समूह हैं भारत के। उनकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पे किन किन द्वीपों में आबादियाँ हैं, किन किन द्वीपों में आबादियाँ हैं और किन किन द्वीपों में आप ये सबसे ज़्यादा पर्वत हैं, सबसे ऊंचे पर्वत हैं। साथ ही कहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रेणियाँ हैं और साथ में जल संधियाँ भी इनके साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे द्वीप समूहों के साथ। ठीक है, उसके बाद है भारत के पठार। भारत की पठारी संरचना, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटका का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। जो शिलोंग रेंज तक, शिलोंग के पठार तक सारी चीज़ें जाती हुई दिखाई देंगी, ये पूरी की पूरी। तो ये भारत का भौगोलिक विभाजन इस तरीके से करते चलेंगे। और साथ में आखिरी में आप लेंगे मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। और मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत थार का रेगिस्तान और कच्छ का रण, 2-3 राज्यों में फैला हुआ ये क्षेत्र है। और इन 2-3 राज्यों के अंतर्गत आपका सबसे पहले आप राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भूगोल को थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ इस जगह पे। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए भौगोलिक भूगोल में ही आगे की तरफ चलेंगे। और इसके बाद जो अगला नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा भौगोलिक भूगोल में, वो है अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे सारी नदियों का उद्गम, उनकी सहायक नदियाँ, वो नदियाँ कहाँ जाकर गिरती हैं, कैसे पथ का अनुसरण करती हैं, वो सारी चीज़ें अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। साथ में झीलें, नहरें, इनके बारे में भी यहाँ हमको पढ़ना है, झील और नहर के बारे में। साथ पे जलप्रपात और संगम, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये संगम का क्षेत्र, इससे क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो झीलें, नहरें, जलप्रपात और जितने संगम इन नदियों पे बनते हैं, अलग अलग नदियाँ मिलती हैं देश में और संगम का निर्माण करती हैं। कई संगमों पे आपको पता भी है कि जैसे हिंदू धर्म में कुंभ मेला का आयोजन भी ऐसी जगहों पर किया जाता है। अफवाह तंत्र के बाद एक टॉपिक आपका आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्लस सिंचाई। ठीक है, बहुउद्देशीय का अर्थात कि एक ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हों।
मत्स्य पालन भी उसी में हो रहा हो, और साथ में नौकायान भी हो रहा हो, पर्यटन भी हो रहा हो, विद्युत उत्पादन भी साथ में चल रहा हो। तो कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं देश में। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लगा के लीजिए, भाखड़ा नागल जो सतलज और रावी पे बनी है उसे आप सतलज और व्यास पर बनी है उसे आप लेकर चलिए। तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। साथ में जब हम भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ रहे होंगे तो एक टॉपिक और यहाँ से हम ऐड करेंगे, ये है मृदा। और मृदा के साथ पढ़ेंगे भारत की वनस्पति। जब भारत की वनस्पति के बारे में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे वन कानून प्लस वन रिपोर्ट जो आई है भारत सरकार की, ठीक है, साथ में राष्ट्रीय पार्क प्लस अभयारण्य, और इन्हें बचाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं इन्हें बचाने के लिए वो हम पढ़ते हैं पर्यावरण में। लेकिन फिर भी हम साथ में कुछ चीज़ों को लेकर चलते चलेंगे ताकि आप, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये इन्वायरमेंट की चीज़ें कि भूगोल की चीज़ें। एक्चुअली भूगोल और इन्वायरमेंट में कोई अंतर नहीं है। जो चीज़ें भूगोल में हैं, जो भौगोलिक चीज़ें हैं, उन्हें बचाने के जो प्रयास हो रहा है वही पर्यावरण कहलाता है, वही जैव विविधता कहलाता है। वो क्षेत्र इसीलिए पैदा हुआ ताकि इन क्षेत्रों को, वनों को, जीवों को, जंगलों को, इन्हें बचाया जा सके, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका वो क्षेत्र है। आप टॉपिक वाइज टॉपिक अलग लेके चलेंगे और इस चीज़ों को नोट डाउन करके भी रखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे इन क्षेत्रों को लेकर, ठीक है। चलिए, तो फिर इसे अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपका भौगोलिक भूगोल का क्षेत्र था, ठीक है। और इस पश्चात भौगोलिक भूगोल के पश्चात आगे चलेंगे और हमने जो दूसरा लिखा था वो था सामाजिक भूगोल के बारे में। सामाजिक भूगोल बड़ा छोटा सा टॉपिक है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह है जनगणना। जनगणना के साथ आएगा आपका नगरीकरण। ये दो चीज़ें हमको पढ़नी है। नगरीकरण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, आप सबको पता होगा नगरीकरण से जुड़ा हुए सवाल के बारे में, ठीक है। तो गाँवों से शहरों की ओर जो पलायन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब हम नगरीकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जनगणना 2011 की, देखिए 2011 की जनगणना, अब नई जनगणना आने वाली है। तो आप ये चीज़ समझ के चलिए, जितने भी आपके पेपर आ रहे हैं अभी निकट भविष्य में, कोशिश कीजिए कि वो सारे पेपर्स में कहीं ना कहीं आप पोस्टेड हो जाएं बहुत जल्द। क्योंकि जब नई जनगणना 22-23 के आसपास, नई जनगणना के जब आंकड़े आ जाएंगे तो फिर आपको हर चीज़ वापस से रिकॉल करनी पड़ेगी, हर चीज़ को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। सरकार की योजनाओं से लेकर सारा डेटा, राज्यों का, धर्मों का, जातियों का, राज्यों का, साक्षरता का, शिशु लिंगानुपात का, मातृ लिंगानुपात का, और हर चीज़ का। तो इसलिए अभी कोशिश कीजिए कि जनगणना में अपनी पकड़ बनाइए। और एक चीज़ याद रखिएगा, लगभग ये आखिरी के 1-2 साल बचे हैं जब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। इसीलिए 2011 की जो जनगणना है इसके बारे में हम सामाजिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, और कैसे सामाजिक भूगोल नगरीकरण को, भूमंडलीकरण को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आखिरी सेक्शन बचता है। और अगर भूगोल को कठिन करना हो, और या फिर अगर भूगोल से क्वेश्चंस जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता अमूमन बच्चों को पढ़ने में, या फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, नए फैक्ट्स जुड़ते हैं, वो है आपका आर्थिक और सामाजिक भूगोल का क्षेत्र, खासकर आर्थिक भूगोल का क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है खनन के बारे में। खनन, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ जिस तरीके के आपको खनिज तत्व मिल रहे हैं, ठीक है, खनिज तत्व वो किन किन जगहों पर मिल रहे हैं। कई जगह पे, कई राज्यों में, कई प्रदेशों में लगातार आप देख रहे हैं नए नए तत्वों की खोज होती जा रही है। वो भी एक करंट का इशू बनता है, ठीक है। और साथ में जब खनन होता है तो साथ में पढ़ेंगे उद्योगों के बारे में। उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग उद्योग होंगे, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, विद्युत उत्पादन के लिए उद्योग। ये सारे उद्योग जो है ये आर्थिक भूगोल, क्योंकि ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं,
इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों के पास पैसे आते हैं। तो ये सारी की सारी आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत हम पढ़ते चलेंगे इन चीज़ों को। साथ में इसमें हम पढ़ेंगे संचार को भी। संचार के अंतर्गत रेलवे, सड़क, बंदरगाह, ये सारी कनेक्टिविटी जितनी भी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में आप एयरपोर्ट के बारे में भी लिख सकते हैं, जितने एयरपोर्ट्स हैं भारत में, कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा आपका संचार या आपका व्यवसाय होता है। क्योंकि देखिए, रेलवे के द्वारा ही कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाया जाएगा, खनिज क्षेत्रों से निकाल कर, और रेलवे के द्वारा ही उद्योगों से बना हुआ माल मार्केट तक आएगा, शहरों तक आएगा। यही प्रोसेस सड़क में भी चल रहा होता है। और बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा भूमिका बंदरगाह की है। हमारे कच्चे तेल का लगभग 95% समुद्र के रास्ते आता है, ठीक है। तो इसीलिए एक आर्थिक गतिविधि है और लाखों लोग इस पे लगे हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर, रेलवे में, सड़क पे, बंदरगाह पे। रेलवे के बारे में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएटर है भारत में, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां इंडियन आर्मी को छोड़ के, इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज़्यादा रेलवे, लगभग 6 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी रेलवे में काम करते हैं। भारत सरकार के साथ भारतीय सेना में तो आप 12 से 13 लाख के आसपास की तादाद है। तो यहाँ पे हम कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, रेलवे जोन के बारे में भी पढ़ेंगे। जब हम रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ मुख्यालय हैं, कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल रेलवे ट्रैक्स हैं, उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। सड़कों के बारे में पढ़ेंगे, सारे नेशनल हाईवे कहाँ सबसे ज़्यादा, कहाँ सबसे कम, ठीक है, कहाँ 4 लेन है, कहाँ एक्सप्रेस वे है, सबसे पुरानी कौन, सबसे नई कौन, सब कुछ हमको यहाँ रेलवे में NH पे पढ़ने को मिलेगा। बंदरगाह 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक पश्चिमी घाट का और एक पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट के सारे बंदरगाहों को लेकर चलेंगे और साथ में पूर्वी घाट के बंदरगाहों की, और कौन कौन से बंदरगाह ज्वारीय हैं, कौन कौन से प्राकृतिक हैं, कौन कौन से मानव निर्मित हैं, और किन बंदरगाहों से सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा आयात करता है। ये सारी चीज़ें बंदरगाह में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये सारा का सारा सेक्शन है आपका भारत के भूगोल का, या ना आपके आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत खनन, उद्योग, संचार भी आ जाएगा। साथ में भारत सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं। अब योजनाएं के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए, ऐसी योजनाओं की बात करेंगे जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, जो उद्योगों से जुड़ी हुई है, औद्योगिक नीतियों से जुड़ी हुई हैं, जो व्यापार से जुड़ी हुई हैं। ये सारी की सारी भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत हम पढ़ रहे होंगे। तो ये एक ओवरव्यू है आपके सिलेबस का, जो कि आपको समझना है, जो कि आपको हमारे साथ पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपकी जितनी भी क्लासेस रहेंगी, यहाँ से 3 क्लासेस आप मान के चलिए, वो सारी की सारी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस रहेंगी। कोई गारंटी नहीं है कि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आए, लेकिन उनके बिना आगे मैं उन शब्दों का, जो शब्द उन क्लासेस में यूज़ होने वाले हैं, उन टॉपिक्स में यूज़ होने वाले हैं, उनका मैं यूज़ करूँगा पूरी क्लासेस में। अब आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए आप अभी फैक्चुअल करना भूलिए, अपने दिमाग को कॉन्सेप्चुअल बनाइए और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स लेके चलेंगे। 2-3 दिन इस पे आप हमको लगाने हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझने, ताकि आगे आपको कोई इशू मत हो, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लासेस आपके स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले लेंगे दिशा ज्ञान। दिशा ज्ञान, इसकी ज़रूरत बहुत जगहों पे पड़ेगी, बहुत जगहों पे। कौन सी जिला, कौन सा राज्य हमारे किस दिशा पे है, ठीक है। जब रेलवे के मुख्यालय के बारे में बात करेंगे, जैसे बिलासपुर है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे है बिलासपुर, उसी तरीके से अलग अलग जोन होगा, अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे अफगानिस्तान हमारे किस क्षेत्र की ओर पड़ता है, ठीक है, तो उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लेके चलनी है। तो भारत के मैप के हिसाब से चीज़ों को समझते चलते हैं, एक सैद्धांतिक या एक भारत का मैप बनाते हुए किस तरीके से चीज़ों को बांटेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, ये नॉर्थ है, इसे मैं उत्तर कह लेता हूँ, ठीक है। ये साउथ, दक्षिण, ये होगा पूर्व, ठीक है, और ये है पश्चिम, पश्चिम, ठीक है।
और एक छोटा सा भारत का मैप साथ में लेके चलते हैं। देखिए, अगर भारत के मैप के साथ आप बात करें चीज़ों को, तो अगर आप इसको सेंट्रल पॉइंट मान के चलिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, कुछ चीज़ें आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सारा का सारा एरिया चीन का है, ठीक है। यहाँ पे आपका म्यांमार है, ठीक है। ये बर्मा आप इसे कह लीजिए, ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है, ठीक है। इस तरीके से अब अगर सेंट्रल पॉइंट से आप लेके चलेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा, तो एक चीज़ देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से बांट दें, ठीक है, इस तरीके से 4 मध्य मार्ग लेके चलिए, 2 अलग अलग दिशाओं के बीच की दिशा, जिसके बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ इस तरीके से बांट दी जाए, तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे किस तरीके से होगा। अगर मैं एक चीज़ की बात करूँगा, सपोज़ अगर ये भोपाल है, ठीक है, और अगर भोपाल ये है और ये विशाखापट्टनम है मानिए, तो भोपाल से विशाखापट्टनम किस दिशा की तरफ होगा? तो भोपाल से विशाखापट्टनम आप इस तरह लेके चलेंगे, पूर्व और ये दक्षिण, तो कहा जाएगा दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। तो ये जो दिशा है ये है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है। और अगर जैसे चाइना की बात करेंगे, भारत के सेंट्रल से अगर अपन लेके चलें, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये होगा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व पे। और एक चीज़ सच्चाई है, अगर आप, मैं सेंट्रल से लेके बात कर रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ लखनऊ से लेंगे और पूछेंगे कि चीन किस तरफ है, तो चीन उत्तर की तरफ है। और ये जो हमारे राज्य हैं, इनको उत्तर पूर्व का राज्य बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व की तरफ है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, और ये राज्यों का क्रम इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व होगा, और साथ में आपका ये देखिए पश्चिम, और ये है उत्तर, ठीक है। पश्चिम उत्तर भी बोलते हैं इसको, या पश्चिम उत्तरी आप समझ के चलिएगा। और सबसे लास्ट है, ये है पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। देखिए, दक्षिण पश्चिम नाम सुनते ही एक चीज़ दिमाग में कौंधी होगी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से ही मानसून आता है भारत पे, ठीक है। लेकिन दक्षिण पश्चिम की तरफ से आता है इस तरीके से। हम ये कहते हैं कि किस तरफ जा रहा है, इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। मानसून आ किस तरफ से रहा, उसकी दिशा क्या है, तो वो दक्षिण की तरफ से आ रहा है और पश्चिम की दिशा से होता हुआ पश्चिम की तरफ एक झुकाव बल की तरफ घूमता हुआ भारत की तरफ प्रवेश करता है, ठीक है। तो वो मानसून के बारे में हम पढ़ते हैं। इसी तरह से हम रेलवे मुख्यालयों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और हमेशा हमारा ये नॉर्थ पोल भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, जब हम अभी अक्षांश देशांतर में आपको समझाएंगे। और एक है साउथ पोल, ये दक्षिण की तरफ है। ये सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती है। आप समझते हैं पृथ्वी एक चुंबक के भांति व्यवहार करती है। और जैसे आप चुंबक के बारे में समझते हैं कि एक उत्तर से दक्षिण की तरफ हमेशा एक चुंबक, अगर आप उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें एक धागे के साथ, तो वो ठहरता है। तो उसी तरह से एक पृथ्वी की भी स्थिति है, उसका भी एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। और जिस तरीके से चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व, एक चुंबक में सबसे ज़्यादा चुंबकत्व उसके कोनों पर होता है, ठीक है, उसी तरह से पृथ्वी के साथ भी है। पृथ्वी के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, और पृथ्वी के जो पोल हैं, ठीक है, वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहाँ पे आपके गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था दिशा ज्ञान का, ताकि आपको कन्फ्यूज़न मत हो। जब भी मैं इस सब की बात करूँ, अभी सारी प्लेट सीमांत की बात करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करेंगे, तो उन जगहों पर ये दिक्कत आएगी आपके साथ कि जब मैं बोलूँगा कि पूर्वी भारत, या फिर मैं बोलूँगा पूर्वी प्रशांत महासागर, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मैं किन जगहों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा पश्चिमी बॉर्डर है, ठीक है, ये हमारा पूर्वी बॉर्डर है, उत्तर पूर्वी बॉर्डर है, ये दक्षिण का भारत है। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे चलेंगे इससे।